यही है तुम्हारा भी? नहीं सर, मैं तो माइनस आई क्या सर ने उल्टा लिख दिया बोल से। सर उल्टा लिख दिया। चलो सही गलती होती है। दोबारा से देखो, ये सवाल दिया था मैंने। वेक्टर ए जो है ये है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी कितना है 2i कैप माइनस प्लस j कैप सर माइनस माइनस है माइनस आपने k। माइनस लिखवाया था। ये माइनस लिखा है क्या? यस सर सर। माइनस जे का। फिर हो सकता है आंसर सही है। अच्छा चलो, सी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस प्लस 3j कैप माइनस 2k। हमें क्या निकालना था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? बी क्रॉस सी निकाल लेंगे। तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए आई कैप माइनस जे और के। तो बी क्रॉस सी में पहले बी की वैल्यू रखनी है, सी की मत रख देना। तो पहले बी की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 1 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ये हम निकाल रहे हैं बी क्रॉस सी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? पहले आई कैप, सो किसी को डाउट हो तो बता देना, मैं फास्ट करूंगा फिर इसको। 2 3 6 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी सर आप यहाँ मैं के से करना। हाँ के से आई कैप माइनस 1 2 1 1, है ना। इसको करेंगे ना, इसको छोड़ देंगे, ये रो इस कॉलम को छोड़ देंगे। 2 1 1, तो प्लस का आ जाएगा माइनस 2 माइनस 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 प्लस, देन माइनस 3 1 माइनस 3, है ना। इस तरह से कर लेते हैं। माइनस जे, अब जे जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो 2 2 4 माइनस 4, देन 1 और ये माइनस 1, तो प्लस 1 लिख दो डायरेक्ट। कोई दिक्कत है? प्लस के कैप। सर तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम पहले कौन से दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम नहीं नहीं नहीं, यही ये इसका प्रोसीजर है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही है। नहीं नहीं, अगर हम ए बी को पहले नहीं 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 नहीं, पहले ये समझो, ऐसे नहीं होता ना। जैसे इस केस में ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, तो जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से करना है, ठीक। अभी के साथ लोगे तो ये रो जाएगी, छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 3 2 6 प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? नो सर। तो कितना आ रहा है? ये कितना है? 5 आई कैप। सर 5 आई कैप कैसे 6 आएगा ना। अच्छा ठीक है। और ये कितना हो गया? -3, यानी कि प्लस 3j कैप। हाँ और ये कितना आ गया? प्लस 7k कैप, कैप। ठीक है। यस सर। अब आपके पास क्या है? एक, अब इसकी वैल्यू आ गई। ये देखो, ये वेक्टर ए क्रॉस आपको किस वेक्टर के साथ करना है? अब इसको ए के साथ 5 आई कैप। इसको ऐसा ले लेते हैं, मान लो बी क्रॉस सी हमारे पास डी वेक्टर आ गया सपोज, तो इसका मतलब ए क्रॉस डी चलेगा। यस सर। अब इसको इस तरह से कर लेंगे दोबारा से। अब आई माइनस जे और के, पहले ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3, और डी की वैल्यू आ जाएंगी 5 3 और 7। सर इसमें जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू -2 गिवन है और यहाँ पे माइनस जे है, तो वो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज। नहीं नहीं, यहाँ पे जो माइनस जे की वैल्यू है सर, कहाँ? यहाँ जैसे ये माइनस जे, हाँ, हाँ। और हमें क्वेश्चन में माइनस जे कैप गिवन था, कहाँ पर? -2 जे कैप गिवन था ये। हाँ, ये ए की जगह। हाँ, तो ये 2 नहीं नहीं, आएगा? नहीं, नहीं। ऐसे नहीं होगा? नहीं नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। ठीक है। ये एक्स वाई जेड की तरह वैल्यू, एक तरह से ऐसे समझो, मैथ्स में पढ़ोगे इसको ना। ठीक है इसी का रिमोट का है। सर अभी तो आया बाहर से। अरे क्या हाल कर रखा है तुमने? कौन चलाता है 28 पे एसी? कुलदीप सर। सर आप तो चलाने का क्या फायदा? सर ये इसका आंसर -5 अच्छा आई एक मिनट, अब तो रुको। आगे बोल। अब क्या हो गया? इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे ना, तो फटाफट बताओ कितना होगा? सर ये होगा -14 प्लस 9 -14 प्लस 9 माइनस जे कैप। बताओ। 7 प्लस 15 7 प्लस 15 प्लस 15, अब प्लस के कैप। अब छोड़ो, 3 प्लस 10, ठीक है।
कितना आ गया 9 और 5 हो गया ना, तो माइनस -5 5 आएगा माइनस 15 और 22 7 के 22 प्लस 13 के क्या प्लस 13 के ये आ रहा है, ठीक है, यस सर यही आ रहा था क्या, यस सर यही आ रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से ही गड़बड़ हुई है, ये तो माइनस है ना, ये क्वेश्चन में प्लस था वो जो है। चलो एक बार ये कर लो ठीक है, लिखो फटाफट। अब एक बात बताओ, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो तुम लोग थे, हाँ नहीं, डॉट प्रोडक्ट संडे को। तुम नहीं थे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था मैंने। सही संडे को नहीं आई थी सर वीडियो तो होगी उसकी। हाँ चलो बस। तो डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो a डॉट b क्या था, ए बी कॉस थीटा, भाई फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो जो b कॉस थीटा था वो क्या था, ये बता सकता है, b कॉस थीटा क्या था, cos थीटा 90 की वैल्यू 0 वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहा। जो डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b हम लिखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला बनता है। हाँ। यहाँ पर अगर मैं b कॉस थीटा को कंसीडर करूँ तो वो क्या है एक तरह से, ठीक है। नहीं हाँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, ठीक ये पढ़ाया था यस सर है ना। और फिर किसी ने मुझसे लास्ट क्लास में पूछा था इसमें साइन थीटा क्यों आता है, पूछा था ना वृंदा, और मैंने क्या बोला था, नहीं मैंने क्या बोला था, तो इसका डेरिवेशन है अच्छा डेरिवेशन नहीं है, वो सिखाना था, लेकिन तुम खुद सीखते हो, घर जाके कुछ समझते हो, सर लगाया तो लगाया था दिमाग, चलो आज लगाएंगे, बस उसको करने के बाद फिर 401 स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, स्टॉप करूं, सर सही अरे वो क्वेश्चन है जो आपने अभी हाँ, ये दिया था। सही चैप्टर खत्म नहीं नहीं इसमें दो टॉपिक और रहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन, बट अभी नहीं करेंगे उसका, ओके जब तक वेक्टर अच्छे से नहीं आएगा तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे। सर उसकी वीडियो है किसकी, इस कहाँ वाले पर? चैप्टर की पूरी। हाँ ऐप पर भी है, ऐप में रजिस्टर्ड हो ना, यस सर। ऐप पर भी है, अगर मेरी नहीं तो सर ने ले रखी ना क्लास, क्यों पेपर है ना, हाँ। 13 तारीख से। तो वो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था भाई, वेक्टर कितनी ज्यादा इंक डाली है इसमें, जबरदस्त, इसमें हो गया। a डॉट b, तो हम क्या करते थे डॉट प्रोडक्ट में, मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। तो इसका मतलब ये था कि मान लो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, मान लो दोनों के बीच में एंगल था थीटा, तो हम क्या करते थे b को प्रोजेक्ट करते हैं किसके ऊपर, a के ऊपर, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है आपकी b cos थीटा, यही तो पढ़ाया था। तो यानी कि b को प्रोजेक्ट कर रहे हैं a के ऊपर, यानी कि यहाँ से आप लाइट फेंक रहे हो, कहाँ से, ऊपर से, तो एक तरह से इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इधर इस वाले सरफेस पर, तो यही बताया था प्रोजेक्शन। तो ये जो cos थीटा कैसे आया, ये इस तरह से आता है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, a क्रॉस b, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ऐसे ही आता है, ऐसे नहीं आती है, सारी चीजें आती हैं, कुछ ना कुछ रीजन होता है, बट वो सही समय पे बताई जाती है। अब यहाँ से देखो, मोड ऑफ a मोड ऑफ b, ये क्या था साइन थीटा, और ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है, आपको वेक्टर मिलता है, इससे क्या मिलेगा आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, है ना। यहाँ पर आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और इधर आपको मिलेगी स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें एन कैप नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, मान लो, पहले मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा। मान लो ये L है और ये B है, इसका एरिया क्या होगा, अब पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हाँ वेरी गुड, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका एरिया क्या होगा बताओ, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, सर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड
हाँ, ये वो इसका नहीं होता है, वो ट्रेपेजियम का होता है। बताओ इसका ना हो गया है। हाफ बेसिन तो ये भी हो। सर एच इंटू बी हाँ? एच इंटू बी ट्रायंगल का एरिया। इसको दो H इंटू बी नहीं, L इंटू बी, एल इंटू एच L इंटू H, सॉरी L इंटू H। ठीक है, ये परपेंडिकुलर L के ऊपर बन रहा है तो L इंटू H। अगर ये परपेंडिकुलर मैं B के ऊपर बना देता, फॉर एग्जांपल मैं कहाँ से, इस वाले पॉइंट से बी पे यहाँ से है ना, आउट मान लो ऐसे बना देता, अच्छा तब भी तो ये L ही होता ना, यहाँ से तो नहीं, यहाँ यहाँ से बनाओ ना, सही ढंग से बनाओ ना। इधर से नीचे वाले पॉइंट से। यहाँ से अरे सर यहाँ से बना दो। एक आप ये बीम को थोड़ा और एक्सटेंड कर यहाँ से दो बना ऊपर। सकते हैं ना, ये वाली लाइन। सर ये ट्रायंगल नहीं लग रहा बिल्कुल। हाँ वो थोड़ा सा, ओके, छोटा ट्रायंगल। हाँ सर ये भी है हाँ, तो ये भी मतलब- बी हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। सर आप बी को थोड़ा एक्सटेंड कर दो और ऊपर की तरफ बना दो सर। एक तो ये हो गया, एक हाइट ये हो सकती है और दूसरी हाइट बाहर बननी चाहिए इसके ना, ये बननी चाहिए शायद, नहीं तुम भी तो ये नहीं, वो हाइट है ये कि नीचे की साइड से ना इसके ऊपर भी बनता है ना, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एल से। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एल आ गया और ये हाइट एच, ये इसका एरिया होता है। हाँ। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया ये होता है। अब यहाँ देखो भाई, ये वेक्टर ए है मान लो, जिसका मैग्नीट्यूड ए है ना, और ये वेक्टर हमारा बी है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो जब ए क्रॉस बी करते हैं, अच्छा इसको समझने से पहले एक और चीज राम अच्छे से समझते हैं। मान लो मैं तुमसे बोलता हूं ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल। मान लो इसकी लेंथ जो है 5 है और ये लेंथ है 3, तो इसका एरिया क्या होगा, 15। अब मेरा सवाल है, जो एरिया ये निकाला है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, अभी चलेंगे इसके ऊपर। हाँ? सर स्केलर है। स्केलर कब पढ़ाया तुम लोगों ने बचपन में, है ना, स्केलर, स्केलर कभी पढ़ा है यार, एरिया स्केलर है। हाँ जी, जब तक आप तो है। उसके आगे वो वेक्टर नहीं लगाओगे यूनिट में। नहीं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर इसलिए एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। वो लगेगा एल। हाँ? अरे वही तो बताऊंगा अभी, वेक्टर कैसे है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। वो ठीक है, M0 L ये 12th में पढ़ोगे एरिया वेक्टर करके, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे वहां पर पढ़ोगे इसको, क्योंकि जिसका डायमेंशन है ना। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसको समझ लेते हैं। अब मान लो ये 5 और 3 है, तो 5 किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो 5 आई कैप लिख दूं, कोई दिक्कत है, 3 जे कैप लिख दूं, कोई दिक्कत है। नहीं अब अगर मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं तो मुझे ये करना पड़ेगा 5 आई कैप इंटू 3 जे कैप, ये तो कर रहा था मैं भाई, 5 आई कैप इंटू 3 जे कैप। अब आई क्रॉस जे के साथ, आई क्रॉस जे की वैल्यू हमें क्या मिलती है, ये देखो इस तरह से बताई थी। ओके मान लो आई है, ये जे है और ये के के है, तो ये के कैप मिलेगी, ये के कैप की वैल्यू मिलेगी हमें, किसकी वैल्यू मिलेगी, के के कैप। डायगोनल के कैप होगा। अच्छा एरो चेंज कर देते हैं Z एक्सिस पे प्लेन ताकि मैं पॉजिटिव ले लूं, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं ना। ओके, मतलब ये। इसमें तो आई फिर जे क्रॉस आई है, ये हो जाएगा आई, है ना, हाँ सर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो आई क्रॉस जे यानी कि इस डायरेक्शन में एरिया है, हाँ दैट पॉजिटिव। मींस एरिया क्या, एरिया कैसे एक्ट कर रहा है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। Perpendicular तो एरिया जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अल्टीमेटली तो इसको सॉल्व करोगे तो 15 के कैप आएगा, हाँ 15 के कैप। तो जो 15 के कैप है, जब ए क्रॉस बी लगाओगे, मान लो ये वेक्टर ए की तरह काम कर रहा है और ये वेक्टर बी की तरह काम कर रहा है, तो ए क्रॉस बी जैसे ही तुमने लगाया, ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो ये जो थंब है डायरेक्शन देगा एरिया की। तो दिस थंब जो है, ये जो थंब है, ये किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसलिए एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। तो इसमें जो 13 लेके ये आता जो है 15 बन रहा है ये xy प्लेन में। अब देखो, अगर इसको ऐसे नहीं ऐसा समझ में नहीं आया तो वैसे ही कर लो, आई जे के से कर लो, है ना। ये वाले वेक्टर में 5 की वैल्यू है, ये इजी है। बाकी 0 है। इसमें कौन सी वैल्यू है, ये 0 है, ये वाली वैल्यू 3 है, ये 0 है, करके देख लो, के कैप में मिल जाएगी वैल्यू। आ रही है ना, देखो 5 से 15।
कर सकते हो भाई, इसके साथ 0 मिलेगा सब कुछ, j के साथ भी 0, k के साथ निकाल लो, तो 5 से 15 और 0, 15 माइनस 0, तो आ गया 15k। यही मैंने आपको बताया है, समझ में आया? तो जो वेक्टर, तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है। हम ऐसे तो बोल सकते हैं कि जिस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला है 31। नहीं, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। अभी आप इसमें करेंगे हम 401 में, अभी 401 में करेंगे। अब देखो अब इसको करें, इसको लिख लो अगर लिखना है तो। मैं लिख देता हूँ, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सर लेकिन इसका अगर कोई रीजन लिखना अरे बताया तो है, अभी तो प्रूफ कर दिया। चलो बस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मुझे वेक्टर क्वांटिटी का समझ में नहीं आया एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी नहीं समझ में आया? सर। तो कैसे वो ये समझ अभी तो ये बताया तो है प्रूफ करके। भाई मान लो 5i कैप वैल्यू दी है वेक्टर ए, वेक्टर बी है 3j कैप, मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से करूंगा ना। मुझे एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? a क्रॉस b करना होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इसको इस तरह से लिख लिया मैंने। वेक्टर a आया 5 0 0, क्योंकि इसमें 5i कैप है सिर्फ, बाकी और वैल्यू 0 है। ये वेक्टर a की तरह काम कर रहा है और ये वेक्टर b की तरह, ध्यान रखो। तो b की तरह काम कर रहा है, तो उसमें i और k की वैल्यू 0 है, 0 3 0, i और k 0। क्लियर है? हाँ, अब क्लियर हो गया। इसका कुछ ऐसा मतलब है कि जो 15k का है ये अरे इनको आगे पढ़ाने दो, ये तुम्हारे समझो। ये समझ में आ गया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने प्रूफ किया है। मुझे आगे करना है भाई। इनिशियली रुको, हमने छोड़ो, 3 छोड़ो, और 5 कुछ नहीं। इनिशियली हमने 3 सर, और सर, 5 आगे लिया था, बढ़ाओ। उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमने i और j को लिया। हाँ फटाफट करो जल्दी, जिसको जो करना है। जब एरिया का पढ़ा है वो पूरा ना। अब अगर तुम 3 5 करोगे, ध्यान से समझो, अगर 3 5 करोगे तो थंब किस डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड, इनवर्ड है ना, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो उस केस में भी एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर किस तरफ काम कर रहा है? उस प्लेन के इनवर्ड। इधर कॉपी दिखाना, जैसे एक है ना, ये प्लेन है, तो जब हम क्रॉस ऐसे कर रहे हैं तो थंब इस डायरेक्शन में है, और जब मैं क्रॉस इधर ऐसे कर रहा हूँ तो थंब अंदर की तरफ है। क्लियर है? यस। पर सर हम मैग्नीट्यूड कुछ भी रख दें तो मैं उसका क्या फर्क पड़ेगा? तो नहीं, मैंने बोला ना, अभी तक तो तुमने 15 ही बोला था ना, हाँ तो तुम्हें आज तक पता ही नहीं था एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। तो लेकिन मैंने तुम्हें आज ये सिखाया है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी लेकिन अगर हम इसको इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देंगे और वो इस तरफ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड्यूलस नहीं लगे होते। अच्छा हाँ ठीक है, साफ करो इसको। यस सर। चलो अब समझते हैं उसको। लेकिन सर 3 into 5 तो गलत नहीं जाता, हम i से j पे जाते हैं ना, j से क्या हो गया? डायरेक्शन उल्टी हो गई, इनवर्ट चली गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया वेक्टर दोनों तरफ काम करता है, 12th में पढ़ोगे इस चीज को। अब यहाँ देखो, ये वेक्टर a का मोड है, ये वेक्टर b का मोड है, और ये एंगल है थीटा। अब देखो, अगर मैं यहाँ बिल्कुल इसी तरह से समझो, मैं हाइट बनाऊंगा इसकी, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी तुम्हें बता सकते हो? ये b है, ये थीटा है, तो कितना मिल जाएगा ये? b sin थीटा। तो अगर तुम एरिया निकालोगे पैरेललोग्राम का, तो वेक्टर a into वेक्टर तो वेक्टर a और b sin थीटा, यानी कि ये क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन है। पैरेललोग्राम में कौन सी लाइन है? ये परपेंडिकुलर लाइन। और ये कौन सी लाइन है? जो हॉरिजॉन्टल हो रही है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब a क्रॉस b जो है तुम्हें क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। a क्रॉस b क्या देगा तुम्हें? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फटाफट लिख लो बस। अच्छा, ठीक है। अब समझ में आया? यस सर। वहां पर ये प्रोजेक्शन होता है एक लाइन के साथ, ये एक लाइन में है। हाँ, ठीक यहाँ है। एरिया मिलेगा तुम्हें, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें क्या देता है? एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ पे b sin थीटा लिखा है, a sin थीटा नहीं हो सकता। a sin थीटा भी हो सकता है, मैं इसको बना नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, इनको देखना पड़ेगा। करो तुम, इतना तो करो पहले, क्रॉस प्रोडक्ट पहले इसको इतना करो। चलो 401 निकालो। 40 तो आप इसके सॉल्यूशन सेंड करने वाले थे। हाँ, आपने किए नहीं।
चैप्टर अच्छा हाँ ठीक है, वो वही था जो मैं बता रहा था ना, वैसे ही बनेगा ये। देखो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर कैसे बन सकता है, अगर मैं इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर लाइन है क्या इस लाइन के ऊपर, ये एंगल देखो कितना है, परपेंडिकुलर तो नहीं है, परपेंडिकुलर अच्छा है। ये भी है, सॉरी मैं देखो ठीक से समझो, ये परपेंडिकुलर है क्या ये वाली लाइन इसके ऊपर, नहीं तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर को इस तरह से बनाना पड़ेगा। हाँ आई थिंक ये परपेंडिकुलर बन रही है, हाँ तो इस केस में ये वाली हाइट हो जाएगी, है ना। यस तो यदि कि अगर इस केस में तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो तुम ऐसे बनाओगे कुछ, यस है ना। तो यहाँ से तुम्हें ये a sin थीटा मिल जाएगा, तो b वैसे ही चला जाएगा, b की मल्टीप्लाई और a sin थीटा, b इंटू a sin थीटा, तो किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्शन तुम्हें मैंने बताया था a b cos थीटा, और इसका दूसरा रूप क्या बताया था, दूसरा रूप ये भी तो बताया था, अगर ये b है तो हम a के ऊपर भी b के ऊपर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना इसको, हाँ एक और तो ये a cos थीटा, तो ऐसे ही वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सर ये बात एक बार दोबारा रिपीट कर। ये समझ में आ गई, हाँ बस उसे समझो, छोड़ दो छोड़ दो, जो जरूरत है जितनी जरूरत है उतना समझ में आना चाहिए। ये x इज टू वाई की बात है, तो ये आ गया समझ में। चलो 401 निकालो फटाफट, करके देख लेना, आ जाएगा। आ गया चलो फटाफट 401, पहला क्वेश्चन क्या है, इस टाइम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी टाइम वेक्टर क्वांटिटी है क्या, नहीं नहीं है। पहला सबके पास है क्वेश्चंस, किसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है सर। इसके पास सर, इसके पास नहीं। अरे यार वो तो 401 ये रहा। तो 401 आ गया फोल्डर मेरे को वहाँ और किसके पास है? तुम दिखाओ, अभी कम है मेरे पास। कितने दिए वैसे ना, आप लोग इसमें देख लेना। और कितने दिए टोटल? अरे देख मैंने कंप्लेंट निकलवाया थी, तुम सब लोग उसी दिन आ गए, तो इसलिए पता नहीं चला। सब दिए कितने 401 2 401 401 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या टाइम वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं नो सर, चलो तो ये तो पता है तुम लोगों को, यस टाइम जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नहीं है। है ना। कोई बोलेगा टाइम तो बढ़ता रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, हाँ सर ये ऐसा तो भी तो है। ये लेकिन उसकी डायरेक्शन बट इसकी डायरेक्शन वैसे डिफाइन नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली हाँ। डायरेक्शन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या, प्रेशर है ना, क्या प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है? है नो हाँ? नहीं है नहीं नहीं है प्रेशर देखो, 401 एरिया होगी, है। सर है नो सर। सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी Force. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, प्रेशर, ध्यान से सुनो, स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस पढ़ोगे आप बाद में, अभी नहीं आएगा, स्ट्रेस पढ़ोगे, है ना। हाँ, फिजिक्स में ही पढ़ोगे, फिजिक्स में ही पढ़ोगे जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ोगे। देखो क्या फर्क है, मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो ये ब्लॉक है, ध्यान से समझना, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसका इस फोर्स का इफेक्ट किस डायरेक्शन में आएगा, सर उस सर राइट इस तरफ आएगा डायरेक्शन। ना। राइट साइड अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स यहाँ से उठा करके इसमें एक चेन लगाई और यहाँ से उठाना शुरू कर दिया तो सर तो ऊपर ऊपर तो ऊपर की जाएगा। तरफ जाएगा, Yes, क्या ये sir. पता है। यस सर अब प्रेशर को देखते हैं, प्रेशर क्या होता है, मान लो पानी के अंदर तुमने पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा, Yes. सुना है। सुना है, सुना चलो है, मान लो इस हाँ, पानी के अंदर मैंने कोई क्यूब रख दी, हाँ हाँ कोई वेट है ठीक है। Yes. तो कहने का मतलब ये, इस पास्कल लॉ के हिसाब से इसके जितने भी सरफेस पानी के कांटेक्ट में है, इसमें कितने सरफेस होंगे क्यूब में, 4 6 हो गए 6 हो छह हो गए। नहीं दिख रहे हैं वो बात अलग है, पीछे छह, तो है, छह, छह सरफेस है। छह। तो इन सभी सरफेस पर फोर्स इस तरह से लग रहा होगा, तो इसका मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर भी इसी तरह से लग रहा होगा, तुमने इस तरह से आर उसमें पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, कौन सा लो बोला था अभी, पास्कल पास्कल्स लो, है ना, है नहीं कोई बात नहीं, पढ़ोगे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले आ गई लेकिन तुम्हें पढ़नी है बाद में। तो इसमें क्या है, ये प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में क्या है, वो सेम दिखाया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर लगेगा, क्या होगा, सेम और परपेंडिकुलर लगेगा, ये पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो जब ये सेम है, हर डायरेक्शन में लग रहा है और सेम प्रेशर है,
तो इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है? नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? एक तरह से जीरो जीरो ही हो रहा है ना भाई, नेट इफेक्ट ये तो कहीं उठ ही नहीं रहा। तो इस तरह से अगर समझोगे इसको कंपेयर करके तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छा प्रेशर लग तो रहा है लेकिन ये कहीं बॉडी जा नहीं रही, इसकी कोई डायरेक्शन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन क्या है? फिक्स नहीं है, ऐसा समझ सकते हो। तो इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। अच्छा और ये गलती से भी मत कर देना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब चूंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये गलती से नहीं करना क्योंकि वेक्टर के अंदर डिवीजन जो होता है ना, डिवीजन जो है डिफाइन नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हाँ, डिवीजन डिफाइन नहीं है वेक्टर के अंदर, ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसा सोच के तो बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं अगर वेक्टर से वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, यस सर। अब स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? स्ट्रेस है टेंसर क्वांटिटी। कौन सी टेंशन से ये टेंसर सर तुम पढ़ोगे मैकेनिकल, मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सर ये नोट्स पे है वैसे। सिर्फ उतना ही लिखा है कि टेंसर है ना। तुम्हें मैं बताऊंगा टेंसर क्यों है, अभी टाइम नहीं है, मुझे 401 खत्म करना है। जैसे इस केस में हर जगह वो प्रेशर लग रहा है ना, तो इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन स्ट्रेस के केस में जब हर जगह इस तरह से प्रेशर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, तो इसमें इफेक्ट सारी डायरेक्शन में मिलेगा। समझ गए? तो जैसे वेक्टर तो एक डायरेक्शन में इफेक्ट आता है, टेंसर में सभी डायरेक्शन में इफेक्ट मिलेगा, तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। इफेक्ट का मतलब है हाँ, हो सकता है कंप्रेस कर रही हो बॉडी, एक तरफ से कंप्रेस कर रही हो, एक तरफ से इलोंगेट हो रही हो, इस तरह से चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, अगर हर तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो ना ये कंप्रेस होगी ना इलोंगेट होगी। ये नहीं हो रही है, लेकिन स्ट्रेस के केस में होगा, ये चीज ध्यान, बस इतना ही समझ लो। इसीलिए स्ट्रेस को टेंसर की कैटेगरी में रखा है। अब है ये ये है सिलेबस में, हमारे टेंसर नहीं है, स्ट्रेस है। वेक्टर क्या बताया था? टेंसर है ये वेक्टर का बड़ा रूप है। वेक्टर आपको, जैसे आप वेलोसिटी पढ़ते हो एक डायरेक्शन में ना, इसमें जो स्ट्रेस में कोई भी बॉडी होती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में इफेक्ट आएगा। चलो समझ लो, मुझे मजबूर कर दे दो समझाने। देखो 2 मिनट लगेगी। चलो अगर मान लो इस ब्लॉक को मैं खींचता हूँ, ये रबड़ है, मान लो रबड़ की तरह, ब्लॉक मत समझो, रबड़ है, इसको मैं खींचता हूँ, तो इसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी। थोड़ी ना इंक्रीज होगी अपनी पोजीशन भाई ये लेंथ इंक्रीज हो रही है ना। हो जाएगी, रबड़ है। अच्छा रबड़ है। हाँ रबड़ से ही समझा रहा है इसलिए। अब ये बताओ, ये वाली जो लेंथ है ये क्या होगी? ये तो कौन सी ये डिक्रीज होगी। भाई मैं फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, लेकिन ये इफेक्ट इसके ऊपर भी आ रहा है। सॉरी, हर चीज के ऊपर। समझ में आया? यस इंक्रीज तो अपने एरिया के ऊपर पतली होगी। ये ऐसे हो रही है ना, ये इसकी ये विड्थ नहीं कम होगी, हाँ। तो फिर विड्थ भी कम होगी, लेंथ बढ़ेगी। हाँ। तो यानी कि एक इफेक्ट से 2 डायरेक्शन में इफेक्ट आ रहा है, कहने का मतलब ये है। समझ में आया? इसीलिए इसको क्या बोला गया? टेंसर क्वांटिटी। अब ये तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर सो आंसर दिया प्रेशर नहीं, में ये ये नहीं क्वांटिटी बताया। नहीं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यार, ये कहां है डस्टर? सर डस मेरा सेकंड रुको, ये रहा। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूं। नेक्स्ट, कर दो। कैन वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल अब तीसरा स्केलर? क्वेश्चन गलती से खा गए। अच्छा, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर? ये तो बताया है, m में रियल नंबर का मतलब एक कांस्टेंट है ना। यस सर भाई रियल नंबर क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर है ना। मान लो वेक्टर, ये वेक्टर a है, मान लो वेक्टर a जो है 5i कैप है। हाँ ये अपने अगर मैं बोल दूं 3a कैप निकालना है, 3 वेक्टर a निकालना है, तो यानी कि 15i कैप हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में 3 गुना इसको बना दो। अच्छा ओके, यही तो है रियल नंबर का मतलब ये है। अगला बताओ। सर पर रियल नंबर में तो नेगेटिव वगैरह सब आ जाते हैं ना। हाँ तो मैंने कब मना किया है? तुम इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्शन उल्टी हो उल्टी जाएगी। हो जाएगी। ये में ना सर इधर देखो, ये -13 हो जाएगी, -13i कैप। हाँ कब हो जाएगी? a -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो। हाँ क्या ये बात समझ में आई? यस नहीं सर, हम मुझे कैन अ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ डायमेंशनल एंड नॉन नहीं, ये समझ में आया? स्केलर। ये वाला Yes, sir. 3 एक वेक्टर को, इस 3 स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर का मतलब कोई भी नंबर, जैसे मास स्केलर क्वांटिटी है ना। हाँ इसका दूसरा एग्जांपल, लीनियर मोमेंटम पढ़ा है कभी?
मास इनटू वेलोसिटी ये पढ़ा है? अरे पढ़ा है ना केमिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ बड़ा लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। यस सर। प्रेशर नहीं है वो, लीनियर मोमेंटम। नहीं मैं बोल मुझे रही नहीं हूँ पता, केमिस्ट्री में पढ़ा पढ़ा है सर, पढ़ा है। पढ़ा होगा। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मास कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। ये उसका, ये इसका एग्जांपल है। हाँ ये रहा। मोमेंटम एक ठीक है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? फोर्थ क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहे हो आप। हाँ मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? स्केलर स्केलर से। से। भाई अगर 5 आई कैप को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 गुना बढ़ गया वेक्टर। हाँ हाँ तो समझ आया? स्केलर से मल्टीप्लाई कर क्या ना दिया। वेक्टर भी जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नेगेटिव में इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी तो स्केलर ही है ना ठीक है? अच्छा ये देख रहे हो? सर मैग्नीट्यूड। चलो नेक्स्ट बताओ। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड भी तो स्केलर ही है ना। हाँ मैग्नीट्यूड तो स्केलर, मैग्नीट्यूड का मतलब तो वैल्यू है ना। Value, हाँ। value। आगे आगे बोलो, आगे आगे जल्दी जल्दी। क्या ना Next। वेक्टर भी मल्टीप्लाइड बाय बोथ डायमेंशनल एंड अरे तुमने कुछ किया है Yes, तो तुम्हें किसमें डाउट है वो बताओ। नहीं हम सारे सर सारे करा रहे हो। सर 6 क्वेश्चन बताओ Yes, sir, six बताओ। अब सारी Six। को डायरेक्ट यस सर 6 बताओ, 6 कहाँ है? हाँ ये मैं इस फाइनाइट रोटेशन ऑफ वेक्टर। फाइनाइट इस फाइनाइट रोटेशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या है? फाइनाइट इज फाइनाइट। रोटेशन ऑफ वेक्टर कहाँ होगा? सर्कुलर होगा फाइनाइट रोटेशन मतलब एक पॉइंट से शुरू होके और एक ही पॉइंट पे खत्म हो जाएगा आके हाँ, वहाँ वो पे। वेक्टर कैसे? हाँ कैसे? x3 डायरेक्शन तो होगी उसकी, एक डायरेक्शन में तो उसके घूमेगा। बाद तो उसका जो नेट इफेक्ट आया वो तो जीरो आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो अरे फाइनाइट रोटेशन है ना। फाइनाइट का मतलब होता है तेरा मान ले 45 डिग्री ऐसे चला है बस। ये पीछे कैसे चला गया हाँ तो तू बोल रही है घूम के वापस आ गया। ये कोई होता है अरे यार रुक जा। सर सर बताओ। ये यार रुक जा। आंसर भी ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तुमने क्या लिखा है आप आंसर बताओ आंसर तो है ही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो। ये भी सही है। तू खोज Addition of two finite rotation about different axes does not obey the commutative law. सर ये क्या सर सॉरी। इसको आप जोड़ दो जरा। समझ आ जाए। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क सर इसके बाद ये सर एक बताओ सेकंड दिखाना, क्या पता समझ आ जाए। वेट आप नेक्स्ट बोलो। सर Does a scalar quantity depend on from सर 9 On the frame of reference chosen. सर 9 Does a scalar quantity depends on frame of ये reference? finite वाला अच्छा चलो हाँ आंसर लिखा हुआ है। क्या नाम है? क्वेश्चन क्या था? Sir, does a scalar quantity depend on a हाँ frame उसको of भी रहने दो। reference वो एक्चुअली chosen? क्वेश्चन ही मुझे तो क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। मेरे नहीं है ना। ठीक है? क्वांटिटी हाँ, बोलो Does next। a scalar quantity depend on frame of reference chosen? सबको डाउट है? सर नहीं नहीं है क्यों? सर आंसर दिया हुआ है इसका इसमें क्या है? इसलिए नहीं है डाउट इन इट सर का अच्छा सही कह रही है। No, a scalar quantity does not depend on frame of reference. अच्छा बताओ, explain करो। सर मेरे को आंसर बोलो, एक्सप्लेन करो। Explain करो। कुणाल शांत, एक्सप्लेन शांत, क्वेश्चन शांत। नंबर 7 अरे मैं बोलूंगा, तुम मत बोलो। क्या नाम है इसका? आने सॉरी इधर की तरफ मुंह करो। जैसे मार्क्स से लिखा हुआ है हाँ तो बताओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ क्यों नहीं है? मेरा भी डाउट है अच्छा डाउट है। क्या ना डाउट अच्छा देखो, सुनो समझ लो। मैं भाई, बताऊंगी frame ये of- फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि जो ये स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें उसका डायरेक्शन नहीं होती तो वो कहीं भी खड़ा हो सकता कहीं भी खड़ा हो सकता चाहे है। वो कहने का आगे मतलब हो, ये है, मान लो मास जो है, तुमने मास यानी कि तुमने 1 kg चीनी ली, है ना? चीनी, चीना नहीं, तो चीनी ली, है ना? अब यहाँ देखो, मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है, रेफरेंस पॉइंट। है ना? ये रेफरेंस पॉइंट डाल है, दिया है। ये पहला रेफरेंस पॉइंट है ना? तुम चीनी लेकर के यहाँ खड़े हो, एक और है ना? डाल तो क्या जो है, चीनी जो है, चीनी की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं। तुम चीनी लेकर के यहाँ हवा में उड़ गए, क्या चीनी की वैल्यू चेंज हो रही है? अच्छा सर जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या? अब मान लो आप अब जो रेफरेंस पॉइंट था, जो ऑब्जर्वर था, यहाँ से हटके वो इधर आ जाता है, माइनस में क्या चीनी का जो मास है चेंज हुआ? हमारा अर्थ पे इसका मास मतलब चेंज नहीं हो रहा। रेफरेंस पॉइंट समझ में, शांत, रेफरेंस पॉइंट समझ में आया? यस सर आ गया रेफरेंस पॉइंट मतलब आप किसके रेफरेंस में, कहाँ पर है ना, कहाँ पर हो, है ना? जैसे मेरे रेफरेंस में आप कहाँ हो, आप उधर सामने बैठे हो, अन्य कितने डिस्टेंस है? 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तुम 4 मीटर की डिस्टेंस पर, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं मेरे रेफरेंस में तुम कितनी कितनी डिस्टेंस पर हो, तो इस तरह से है।
तो क्या तुम लोगों का मास चेंज हो रहा है? सर नहीं तुम अभी उठ करके अपने घर चले जाओगे तो डिस्टेंस चेंज हो गई मेरे रेफरेंस में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर स्केलर क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। आगे बोलो। A given quantity has both magnitude and direction. Is it necessarily a vector? कौन सा क्वेश्चन करा दिया A मैंने? given quantity हाँ? has कौन सा? both. सर यस वैसे इसका आंसर पता है एक ना? बार given ये- हाँ, yes, quantity sir. has both magnitude and Yes. direction. Is it Yes, sir. necessarily a Yes, vector? sir. सुनो, सर करंट का है ना इसमें एग्जांपल शायद। सिर्फ और सिर्फ करंट का है या कोई और भी है? सर यार बात तो सुन सर, अरे वो भाई, मुझे- बता ही तो रहा है भाई वो। हाँ ठीक है, वो सही बोल रहा है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बोला करो, एक बार बता दिया तो शांत रहो। तुम्हें भी आगे बैठाऊंगा अगली सर क्लास नहीं में, तो शांत हो जाओ बिल्कुल। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक करंट मतलब यहाँ पर बोल रहा है मैग्नीट्यूड होना चाहिए यस और क्या होना चाहिए? Direction. भाई वेक्टर के लिए तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं, Yes, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना? पर इन दोनों चीजों के लिए वेक्टर जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं, होगा। अभी अभी अब समझो। हाँ? जैसे करंट होती है, ये बैटरी है, हाँ। करंट कहाँ से फ्लो करती है? पॉजिटिव से या नेगेटिव से? Positive. पॉजिटिव से। ये करंट फ्लो कर रही है ना? तो तुम्हें पता है भाई पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो करती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी है, और करंट मान लो 4 एम्पियर ही है, तो तुम बोलते हो कि हाँ भाई ये 4 एम्पियर, इसका मैग्नीट्यूड भी यस सर। है ना? ऐसे ही तो पढ़ते हो। यस sir. अगर तुमने एक और बैटरी कनेक्ट कर दी, तुम बोलोगे अरे इसमें एक और, ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब इसकी करंट और बढ़ गई, मान लो 4 एम्पियर और आ गई, तो तुमने सीधा सीधा ऐड कर दिया, 8 एम्पियर। है ना? यहाँ पर भी 4 एम्पियर हो गया, ये 8 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट ऐड हो गई। यस सर। तो ये एडिशन कैसा है? स्केलर एडिशन है। कैसा एडिशन है? स्केलर। अरे मास लेते हैं, मास जो है 2 kg, तुम्हारे पास पानी है, और आधा kg जो है क्या है? तेल। पानी को तेल में मिलाओगे या तेल पानी में मिल जाएगा? नमक ले लो, नमक, है ना? 1 kg नमक को 2 kg पानी में मिला दो, है ना? तो क्या करोगे? टोटल मास कितना हो गया? 2.5. 2.5 ऐड कर पाए ना? क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है? Scalar. स्केलर। लीटर ले लो, इसके लॉस का हो गई तो क्या लीटर? हाँ लीटर इसके लॉस का हो गए तो हाँ सर, ऐसा केजी कुछ पानी थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है, केजी में भी लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं। अरे हम इंजीनियर हाँ, सर, हैं, लिखते हैं। इंजीनियर ऐसे नहीं करो, लिखते मुझे हैं। नहीं पता भाई। नहीं लिखते हैं, केजी में भी लिखते हैं भाई। डेंसिटी से मल्टीप्लाई बता रहे करोगे, अरे यार डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। Yes, तो sir. मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, तो डेंसिटी रखो, मास उसकी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1.8 कुछ होती है शायद। पता है? नहीं पता, पढ़ के आना। वाटर की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो केजी मिलेगा ना तुम्हें। यस सर। ऐसा नहीं है, होता है। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी को तुम डायरेक्ट ऐड कर पाते हो, लेकिन वेलोसिटी मान लो ये वेलोसिटी है, ये v1 वेलोसिटी है और ये v2 वेलोसिटी है। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। तुमने कैसे ऐड किया है? मान लो चलो 4i कैप है और ये जो है ये भी 4j कैप है, तो क्या तुम इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हो? नहीं। कैसे ऐड करते हैं इसको? ये क्योंकि यहाँ पर कोइनिशियल वेक्टर है तो पैरेललोग्राम लॉ बनाओगे और इसका रिजल्टेंट ये बनाओगे, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और √2। है ना? 4√2 ये आंसर है। तो इसको 8 तो नहीं लिखा ना तुमने? इसका मतलब वेक्टर का एडिशन अलग तरह से होता है। दैट मींस जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो किसको फॉलो करेंगी? लॉ ऑफ फिजिक्स। लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करेंगी, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सभी चीजों को। सिंपल एडिशन नहीं होता वेक्टर क्वांटिटीज का। क्लियर है? हाँ सर। इसीलिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कौन सी? गिवन क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वो जो है वेक्टर को जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे करंट की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन करंट स्केलर की तरह ऐड होता है। तुमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है शायद? किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है? नया नाम है सर। केसीएल केवीएल नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है करंट को इस तरह से ऐड करते हैं, 12th में पढ़ोगे। आगे बोलो, और किसमें डाउट है? क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है क्वेश्चन बताओ? Sir, question and English is each statement below carefully and state with reason if they are true or false. कौन से 11? हाँ.
Read each statement below carefully and state with reason if it is true or false. अच्छा, the magnitude of vector is always scalar. हाँ हाँ true है। मैग्नीट्यूड स्केलर ही होता है। 11 क्वेश्चन भाई, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी मैंने बोला 3 i कैप, तो जो 3 है ये क्या है? ये 3 तो मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? स्केलर। भाई स्केलर एक तरह से वैल्यू समझ लो, है ना? और ये i कैप क्या बताता है? डायरेक्शन कि डायरेक्शन बता रहा है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्केलर प्लस वेक्टर, है ना? हाँ, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, तो यही बोला है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। तो ऑफ कोर्स ये बात है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा क्या होगा? स्केलर होगा। आगे बोलो, बी भी बताना है। Each component of vector is always नो ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। false, 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 false. ध्यान से समझो दोबारा से क्वेश्चन, कुछ फॉल्स कैसे? अच्छा बताओ। सर इसमें ईच कंपोनेंट बोला है, तो इसका जो आई कैप है वो तो डायरेक्शन, वो तो वेक्टर है ना, हाँ, इसलिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ये वेक्टर ए है, अगर तुम इसको रिजॉल्व करते हो तो अगर इस ये थीटा है तो ये क्या होता है? ए cos थीटा, हाँ और ये क्या होता है? ए साइन ए sin थीटा। तो बेसिकली ए cos थीटा की डायरेक्शन क्या है? आई कैप की डायरेक्शन में है, और ए sin थीटा की डायरेक्शन क्या है? जे कैप की डायरेक्शन में है। तभी तो इसको ax बोल देते हो तुम, ax j कैप, सॉरी ay j कैप, और इसको ax i कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखते हो? ax i कैप प्लस ay j कैप। क्या बात क्लियर है? यस सर। लिखते हैं ना ऐसा? हाँ अरे कितनी बार तो बताया, तो क्लास में भी बताया था। पाइथागोरस वो कौन सी थ्योरम में? लाल बटे कक्का या पदरी प्रसाद, हर हर भोले से कर लो। यस सर अब तो कर लोगे भाई, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से निकालना है। यस सर। ठीक। सर निकल तो ये फॉल्स ही हुआ ना। हाँ ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी कंपोनेंट लोगे उन सब की क्या होगी? डायरेक्शन होगी ना वेक्टर की, तो इसीलिए वो क्या है? ये फॉल्स है। आगे बोलो। The total path length is always equal to the magnitude of the displacement vector of a particle. टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ये भी फोर पार्टिकल। सर ट्रू है या false है? कुछ भी False। false है ना। False। सर टोटल पार्ट समझ में आ रहा है? डिस्टेंस हो गया और इसको डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ा रहा हूँ आ रहा है? फॉल्स है। हाँ यार कुछ तो बोलो, थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी दूसरी क्लास ना पूरी बहुत आगे निकल चुकी है, कोई बात नहीं। सर ये तुम लोगों को आ रहा false है? मतलब मैंने जितना उस दिन समझाया था उसके बाद से कोई दिक्कत हो रही है समझने में? तुम्हें हो रही है? मुझे हो रही है। ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सर क्वेश्चन था टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। ये तो कौन सा है? ये तो सिंपल है भाई, डिस्टेंस जो होती है आपकी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। हाँ, सर। हाँ बढ़िया। हाँ यही होगी ना? यस ये सर। फॉर्मूला ये तो पढ़ाया है। डिस्टेंस क्या होती है? मान लो आपका डिस्टेंस या तो ये घर है, घर से ये स्कूल है, ठीक है, ये पता है। ये स्कूल है, और घर पर हो आप घर से निकले और इस तरह से जा रहे हो स्कूल में, तो ये क्या होगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, वो हो गई डिस्टेंस। तो देखो डिस्प्लेसमेंट। चाहे बीच में किसी का घर पे पड़ रहा है उसके घर में से निकल के डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए तो बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल की जो एक्चुअल पाथ है उसको नहीं बताता। यही तो बताते हैं Yes. भाई, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बताता ना रास्ते में क्या पड़ा था, मतलब क्या पड़ा था, मतलब स्कूल था, कॉलेज घर था, था, या कौन सी हॉस्पिटल दुकान था। थी, ये नहीं बताता। लेकिन डिस्टेंस आपको पूरा बताएगा, अरे हाँ उस रास्ते में आइसक्रीम की दुकान थी, वहाँ मैकडी था, है ना? हाँ। क्योंकि आप एक्चुअल पाथ पर जा रहे हो। ये तो एक तरह से इमेजिनरी टाइप की लाइन है, ठीक? तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, ये तो क्लियर हो गया, छोटे वाला तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, तो मान लो एक और रोड ऐसा जा रहा है आपके घर से स्कूल के बीच में, तो आप बिल्कुल सीधा ऐसे जाओगे NH24 पर, सीधा जाओगे, तो इस केस में डिस्टेंस भी यही हुआ और Displacement भी यही हुआ। डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए ये इक्वल टू लगा है। इक्वल टू। चलो आगे बोलो। false है ना? हाँ कौन सा है नेक्स्ट? एवरेज स्पीड ऑफ ये भी ऐसे ही है, इज आइदर ग्रेटर और ये सही है सर। CD
द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल। अच्छा भाई डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड यहाँ पे इक्वल टू भी तो एक आएगा, मिनट। cos कैसे होगा? और डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट को भी टाइम से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन गई? ये तो स्पीड हो गई और वो वेलोसिटी। और ये greater than Word velocity। always है। तो ये तो हो गया। तो ये तो वो होना चाहिए ना कि जो स्केलर क्वांटिटीज है वो हाँ। हाँ इज ग्रेटर देन हाँ, सही है। और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। है ना? रुक जाइए भाई यही तो लिखा है, देखो द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी लो या वेलोसिटी बात कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सिर्फ स्पीड ऑफ वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है? एवरेज थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना? तो ये ट्रू है, आगे बोलो। ये भी ट्रू है। 3 vectors not lying in a मैंने डी तो ट्रू है, ई की बात, अच्छा ई बोलो। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर बी ऐड अप टू गिवन नल वेक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। समझ में नहीं आया। मेरे को भी नहीं आया। कोई बात, मेरे को तो आना ही है ना प्लेन कैन नेवर अप टू द। ध्यान से समझो। चलो सर हो सकता है जीरो, हाँ नल वेक्टर जीरो जीरो तो होगा। नहीं एक मिनट, नल वेक्टर का मतलब कुछ भी नहीं, जीरो तो वैल्यू है। देखो इधर ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर है मान लो। नहीं ना सर, नहीं सर, नहीं सर, नो हाँ फैन चलो चला। एसी बंद कर दो। सर फैन हाँ वैसे भी एसी बंद करने का टाइम अभी आ मत गया। चलाओ। प्लीज अभी बच्चे। क्यों? सर बस आप सर एकदम से ना कूल देखो। अच्छा बंद कर दो। हाँ? इधर देखो ध्यान से समझो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये दो वेक्टर है मान लो, ये दो वेक्टर है ना, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, ठीक? अब इसको ऐसे समझो, अब इसको मैं डायग्राम को बनाऊंगा। यहाँ पर अरे यार एक खाने की प्लेट है, खाने यहाँ पर एक खाने की प्लेट है, खाना रखा हुआ है ना? खाना है। है ना? एक तरफ ओशिन जो है इसे खींचने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ, चलो ठीक है। ठीक है? दूसरी तरफ आनिया लगी पड़ी है कि नहीं मैं खाऊंगी इसको, ठीक है? तो इधर ओशिन है और इधर आनिया है। अब पहले तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये सेम प्लेन में होंगे या अलग अलग प्लेन में होंगे, ये अलग समझना अलग है। अलग अलग प्लेन में। अच्छा देखो। दोनों खींचेंगे तो ऐसे जाएगा। देखो हाँ ऐसे खींचते ये खाना देखो, अब ये खाने को पॉइंट मान लो और एक तरफ एक तो ये ब्लू वाला खींच रहा है, ब्लू वाला कौन सा इधर आनिया है ना, और ये ब्लैक वाली ओशिन है, ये इधर से खींच रही है। तो ये दोनों एक ही प्लेन में नहीं लग रहे हैं। अगर ऐसे देखो तो ये एक ही प्लेन में तो लग रहे हैं। तुम इसको ऐसे कर दो तब भी तो एक ही प्लेन में है, क्या समझे? भाई ये वेक्टर कहीं भी हो, ये दो हमेशा किसी, ये प्लेन तो कुछ भी बन सकता है भाई। अगर ऐसे ले लिया तो ये प्लेन बन रहा है, ऐसे ले लिया तो ये प्लेन बन रहा है, इधर कर दिया तो ये प्लेन बन रहा है। दैट मींस दो वेक्टर ये किसमें है? सेम प्लेन में है। ये समझ में आ गया? अब तीसरे वेक्टर की बात अगर करते इसका थोड़ा सा ये मैग्नीट्यूड अब तन्वी को भी कुछ बात करें। हैं। ओट हाँ अब ऐसे हो तो हाँ है, तब भी प्लेन तब है। भी प्लेन में है ये देखो, अब ऐसे वाले प्लेन में है ना, ये देख प्लेन अच्छा। प्लेन समझना है। तो ठीक दो है। वेक्टर का जो एडिशन होता है ना, हमेशा सेम प्लेन में होता है, ये चीज तो तुम ध्यान रखना। ओके ये उसी का क्वेश्चन है, दो वेक्टर का जो एडिशन होगा वो हमेशा एक सेम same प्लेन में होगा। होंगे। अब जरूरी नहीं है प्लेन हमेशा एक्स वाई और वाई जेड हो, भाई प्लेन तो कुछ भी हो सकता है। ये प्लेन है, अभी कौन सा, ये एक्स है ना वाई है ना जेड है, कौन ना एक्स वाई ना वाई जेड, लेकिन ये दोनों सेम प्लेन में है। यस सर। दोबारा समझ लो, जैसे मान लो ये दोनों पेन इस पेपर पर है, अगर ये मान लो ये ऐसे है तो ये x है, ये y है, ये z है, तो ये आपका xz प्लेन बन जाता है। अगर इस तरह से है तो xy प्लेन, इस तरह से है तो दूसरा एक और प्लेन बन जाता है। लेकिन अगर ऐसे है तो कोई सा भी प्लेन नहीं है ना, आप नहीं बता पा रहे कौन सा प्लेन, लेकिन है तो प्लेन ही। बस यही समझाना था, समझ गए। है ना? तो कोई भी प्लेन हो सकता है। अब बीच में आती है तन्वी। तन्वी जो है कहते हैं कि अरे मेरे को भी तो भूख लग रही है, पिज्जा तो मैं भी खाऊंगी। तो ये जो है तन्वी इधर की साइड से खींचना शुरू करती है, ठीक है? तो जब तन्वी इधर की साइड से खींचेगी तो ये देखो तन्वी क्या ऐसे खींचेगी या ऐसे खींचेगी? भाई अगर इसने तन्वी ने इस तरह से खींचने की कोशिश करी इसको, तो वो पिज्जा पलट जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स आ गया ना, यानी कि ये पिज्जा मूव कर जाएगा और इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो ये कैसे लगना चाहिए? इसी प्लेन में। भाई तभी तो ये रुक पाएगा। तो इसीलिए जब ये रुक मतलब पाएगा ऐसे खींचेंगे ना, ये हाँ। ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ,
तो इसीलिए ये तीनों क्या बन जाएंगे, बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे और तब ये कैसा वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर। दैट मींस तीनों वेक्टर को किस प्लेन में होना पड़ेगा, सेम प्लेन में होना पड़ेगा। मतलब कि बॉडी वही रहेगी, कहीं मूव नहीं करेगी। हाँ बस बस वही वही यही है। तो ये पिज्जा यही रहेगा, तीनों जो है अपनी अपनी ताकत लगा रही है लेकिन जाएगा कहीं नहीं। हो सकता है मैं आऊंगा पिज्जा उठा के खा जाऊंगा, ठीक है। क्या था, पूरी बात है, ये बच्चों का पिज्जा नहीं खाना चाहिए। three vectors not lying in a plane can never add up to give a सर पंखा, आजा पंखा चलाइए एक बार। सही है सर। मतलब सही है। पक्का ही मेरा होगा। ओ मैंने नो लिख दिया। फीलिंग आ रही है मुझको, बड़ा हमको बड़ा एक ही है। आपको समझ में आता है? इतनी आती है मुझे। आपको आता है? कमाल है, बस मेरे को ही आता है। देखो मेरा परेशान है। लेकिन समझ में आता है। नहीं ये अपने में जाता है। अब अभी आया ना, कुछ समझ में आया है? कोई इसको बुलाना। क्या नाम है इसका? हेलो। क्या आंसर है इसका? तेरी टी-शर्ट मस्त लग रही है। बढ़िया है ना? बढ़िया है। गुरदीप सर क्या बोल रहे हैं? आधे गुरदीप सर बोल रहे हैं, आधे लगे आधे कुत्ते का पहन के आया है। बढ़िया लग रही है, बढ़िया। हाँ बढ़िया, मेरे को पता। क्या है ना नाम से? मैं बोल ये दोनों बहुत बातें कर रही हैं। सर आप नहीं, मैच पूरे दिन शाम कौन सा सवाल था, सर क्वेश्चन नंबर 12 स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। ओहो काम है भाई, बस हाँ सर। इधर ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, कंजर्वेशन का पहले तो मतलब समझेंगे। टू सेव पहले मैं तो तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, मैथ पता नहीं बुक में तो क्या क्या लिखा होगा। सर एनसीईआरटी तो मैं कहा रही हूं, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सबसे लास्ट है ना, लास्ट वाला, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड विद एग्जांपल। ठीक है, कैसे स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है ना। स्केलर क्वांटिटी कैन neither be destroyed nor be नहीं conserved. स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। ना क्रिएट हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना बच सकती है। हाँ सर ये बात शायद आपने बताई थी, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हम दूसरी कोई स्केलर, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कोई स्केलर क्वांटिटी जो कंजर्व हो या ना हो। सर हमें तो कंजर्व का मतलब कंजर्व होने का मतलब जो कंजर्व का मतलब समझा देता हूँ। जो खत्म ना हो, बची रहे। कंजर्व का मतलब ये है, टाइम। नहीं ध्यान से समझो, जब मान लो पानी का पंप है, पानी के पंप में ये पाइप आता है ना, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से, है ना, यहाँ से मान लो पानी का जो मास है, मैं मास की बात करूंगा, अगर मैं मास की बात करूँ, मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। मैं बोलता हूँ अगर 1 सेकंड में, मतलब या फिर इस क्रॉस सेक्शन पर अगर देखूं तो यहाँ से जो पानी जा रहा है, मान लो 1 सेकंड में ऐसा मान लेता आधा केजी एक बार में जा रहा है, तो जब इस पंप से आगे जाएगा, पंप से जाने का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये पानी जो है ना इतना ही जाना चाहिए, ½ केजी, मतलब यानी कि लॉस नहीं हो रहा है इसका। हाँ। यानी कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। ये स्केलर की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, Range belongs to तो इसका मतलब मास क्या है इस केस में, कंजर्व है, इसे बोला जाता है कंजर्व, है ना, एक तरह से कांस्टेंट। ये हम यहाँ पे कॉटन लगा लें, क्या लगा दें, कॉटन लगा लें, तो कॉटन absorb से, करने की- हाँ तो ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ मास कम हो जाएगा, जब यहाँ मास कम हो जाएगा तो वो मास क्या है, कंजर्व नहीं रहेगा, है ना। लेकिन मास हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे तुम चावल और पानी का वो मिला के बनाओगे, और अगर मान लो भगोने में बना रहे हो और जो इवेपोरेशन बाहर नहीं जा रहा, बिल्कुल क्लोज्ड है, तो जो पानी और चावल का जो मास है, जो जितना पहले था उतना ही बाद में भी मिलेगा, चाहे तुम करके देख लेना, यस सर पता है। है ना। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है क्या बोला है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी हाँ बोला है। क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। स्केलर क्वांटिटी जो है
वो होगी जो हमेशा कंजर्व रहेगी। भाई मास के लिए तो समझ में आ रहा है कंजर्व हो सकती है, सारी स्केलर क्वांटिटीज के लिए यही तो क्वेश्चन है, हाँ तो नहीं होता होगा। यही तो क्वेश्चन है, बताओ लो मेरी तरफ से नो। सोचो और कोई स्केलर क्वांटिटी। सर टाइम टाइम कंजर्व नहीं होगा, टाइम तो बढ़ता ही रहता है। हाँ एग्जैक्टली। और सोचो और कोई तो सर ये हो जाएगा, दो एग्जांपल्स काफी, एक मास हो गया तो दूसरा टाइम हो गया। सॉल्यूशन में देखा मैंने, सॉल्यूशन में लिखा होता काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान से समझो। स्केलर है। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। ये वेलोसिटी है। देखो हाफ मास स्केलर है, हाँ हाफ स्केलर है। अब बेसिकली आप पढ़ते हो वर्क डन, वर्क डन पढ़ा है? क्या बोला? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। इसका मतलब ये दोनों सेम मीनिंग है लगभग। जब दोनों सेम क्वांटिटी है इसका मतलब भाई ये जूल तो ये भी जूल, इसका मतलब ये वर्क है तो ये एनर्जी है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। सब आएगा धीरे धीरे, अभी कंफ्यूज मत होना। सर एकदम ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा। नहीं आएगा धीरे धीरे, अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। वहाँ पे v भी है, v वेलोसिटी। अरे सुनो तो सही, वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ये v है ये स्पीड की तरह काम कर रहा है, ये स्पीड है। यहाँ पर जो v है ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं होती काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये v जो है स्पीड है, मैग्नीट्यूड है। ठीक आएगा, परेशान मत हो। ये सर कौन परेशान हो रहा है? ऐसा मैं तो ना आए तो अच्छा है। नहीं आएगा, जब हो सकता है उस समय मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि जब क्या होगा उस समय ये टॉपिक चल रहा होगा, बहुत सारी चीजें ऐड हो रही होंगी। तो अभी इतना समझो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती। जैसे मान लो तुमने बॉल मारी दीवार पर, तो जैसे या दीवार पर नहीं तो तुम पर्दे पर मारो, तो जिस स्पीड से गई क्या उसी स्पीड से वापस आई? नहीं आई। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ड्रॉप हो गई। तो ये क्या हुआ? ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन ये कंजर्व नहीं हुई। ठीक है, समझ में आ गया? अगर वही काइनेटिक एनर्जी मानो तुम स्ट्रॉन्ग दीवार पर मारो तो हो सकता है सेम वेलोसिटी से वापस आ जाए। हाँ। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। ये पढ़ेंगे हम कोलिजन वाले चैप्टर में। मतलब है कि एक्शन को रिएक्शन के इक्वल होना पड़ेगा। हाँ, इसको पढ़ेंगे, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे, ये पढ़ेंगे हम कोलिजन वाले चैप्टर में। ठीक है, कुछ चीजें पहले दी हुई है ताकि आपका जो है माइंड थोड़ा सा चलने लगे। आगे बोलो। और never take the negative value. Magnitude कभी negative नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। उल्टी डायरेक्शन में होगा तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यू लेगा या नहीं? मास नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना। देखो फर्क समझना। अब तुम दो चीजें समझना यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड, दो चीजें अलग अलग है। हाँ यही ये कंफ्यूजन है। देखो, क्या कौन सी क्या? देखो सिर्फ 2 लिखा है। 2 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक नंबर है। 2 क्या है? नंबर है। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है। नहीं। कैसे पता चलेगा फिजिकल क्वांटिटी? उसके आगे इसके लिए यूनिट यूनिट नहीं लगना है। चाहिए। 2 kg, जैसे ही इसके आगे यूनिट लग गई तो ये क्या बन गई? फिजिकल क्वांटिटी। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटी की बात का मतलब यहाँ पर ये है फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी है जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि यूनिट तो है तभी तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। मास नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी तक जितनी पढ़ी है उन सभी में तुम समझ पा रहे हो। अगर मैं बोल दूं 2 सेकंड नेगेटिव के, कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस 40 किलोमीटर पर आवर नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे बोलो। Must be dimensionless. फिजिकल क्वांटिटी है, Physical quantity डायमेंशनलेस है, dimensionless तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिजिकल क्वांटिटी लेकिन डायमेंशनलेस भी होती है। Constants dimensionless होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी तो होती है। Physical quantity एक dimensionless। must be अच्छा, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। नहीं जरूरी नहीं है। जरूरी क्या होती है ना? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। मेरे को ना एग्जांपल याद नहीं है। मेरे को याद आ रहा है क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। हां, क्या? ये समझ में आ गया? इसको खत्म कर देते स्केलर हैं। क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं होती। नहीं होती? होती है।
मैं ये तो मुझे होती है टाइम डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन होता है। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है? पहले तो इस पे पहुंचो कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। मैं बताती हूँ तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन थीटा? होते हैं थीटा ना, थीटा थीटा आप पढ़ते हो L/R, अरे आपने इसकी यूनिट होती है रेडियन, लेकिन ये डायमेंशन लेस होता है ना। लेकिन तुम लोग जो है अभी नादान हो, सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, ये थीटा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। थीटा क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी इसीलिए डायमेंशन होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी जो है जितनी भी क्या होंगी, डायमेंशनलेस नहीं होती। ठीक है, वेक्टर होती है डायमेंशनल वेक्टर हो सकती है, यही बोला है ना। ओके ये स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये जरूरी नहीं है, ओके ठीक है। does not vary from a one point to another इन स्पेस। ये तो अभी पता है हाँ ना। सर, हाँ। yes sir जैसे मास हमारा यहाँ पे सेम है और मून पे भी सेम रहेगा। Does not vary मास from तो one सेम point रहेगा same रहेगा, बट weight change हो जाएगा। वेट डिफरेंट हो जाएगा यानी ये तो सर, मुझे बताओ सर, डायमेंशनलेस होने पर भी ये तो ट्रू हो जाएगा है ना तो ये वेक्टर कहाँ है? अगर ये वेक्टर है, अच्छा ये इसीलिए तो इनको सप्लीमेंट्री में रखा गया है। वो टेबल बनवाई थी ना आपने। उस दिन मैंने तो पढ़ाया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं पढ़ा था। ये वाला टेबल बनवाई थी आपने, सुनो, इसमें पाई जो नहीं। इस जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसीलिए ही तो बोला जाता है। इसको सप्लीमेंट्री ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, बुक में नहीं मिलता है आंसर। ओहो मिलियन डॉलर और क्या, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक अलग टाइप का है। इसकी यूनिट दिख रही है तुम्हें, लेकिन डायमेंशनलेस है। भाई यूनिट है लेकिन डायमेंशनलेस है ना। ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं मिलेगी तुम्हें जो जिसमें ना यूनिट हो ना ही डायमेंशन हो। ऐसी बहुत रेयर है क्वांटिटी। लेकिन ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है लेकिन अगर डायमेंशन लेस भी है। जैसे स्ट्रेन पढ़ोगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे हम तो सीधा है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ऊपर लेंथ नीचे लेंथ कट कटा के जो है नाम तो इसकी अभी समझ लो, नाम देख लो बस। नामों से फैमिलियर हो जाओ। इसकी ना तो कोई यूनिट है, नो यूनिट, नो डायमेंशन। भाई क्लियर है ना? ये तो समझ में आ रहा है। लेंथ अपॉन लेंथ। यहाँ पर L/R ये भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो यहाँ पर भी लेंथ बाई लेंथ। तो रेडियस की इसकी यूनिट क्यों है? इसीलिए तो इसे सप्लीमेंट्री में रखा है। यही था सवाल। सर तो ये हो जाएगा ना, ये हैज द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ये हो चलो जाएगा 10 हो गए, अब कर लो बात। इसके सर आंसर बताओ सर, मैंने लिख दिया। मैं अब आंसर दे दूंगा आप लोगों को। तो ये वाला पूरा हो गया, ये वाला ट्रू है और ये वाला ये तो सेम रहेगी सर। जिंदा भी देंगे स्केलर क्वांटिटी ना, हाँ सेम है। ये नेक्स्ट टाइम आगे ही बैठना है, सर सेकंड है प्लीज। नहीं आगे ही बैठना है। रीजन के साथ सर एसी ऑफ कर दिया ना। हाँ रीजन के साथ बताया नहीं तो आगे बैठना है। इसको बंद करो, सर स्कूटी की तरफ। बंद करो। ये रही। अब ऐसा